रिएक्शन इक्वेशन एसिड बेस एंड स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना और उसका ठीक है। तो बात करते हैं, हमने पिछले स्लाइड में ये बात की केमिकल रिएक्शन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। पिछली स्लाइड की बात की गई है। these इक्वेशन गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट द रिएक्शन इन डीकंपोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड डीकंपोजिशन रिएक्शन में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर्स है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एसिड बेस एंड साल्ट्स मेटल एंड नॉन मेटल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई द्वारा। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये सब चैप्टर्स दिए गए हैं। ये डिलीटेड चैप्टर हैं इस ईयर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग और इन्वायरमेंट वगैरह की। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का लेंगे, एक बायो का लेंगे, एक फिजिक्स का लेंगे। ठीक, ऐसा करते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना और उसकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केमिकल चेंज से जानने से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हमें केमिकल चेंज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू कंपाउंड। कोई भी चेंज ऐसा जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको केमिकल चेंज को दूसरा भी नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन। इन ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको देख करके हमें केमिकल पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। पहली तो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। एनर्जी में चेंजमेंट होता है। एनर्जी या फिर ली जाती है उस केमिकल रिएक्शन में या फिर उससे रिलीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन देयर मास में चेंजमेंट होता है। ठीक है, मास में चेंजमेंट होता है। अब जैसे कार्बन था प्लस ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई CO2। अब क्या हुआ इसमें, कार्बन जो था वो खत्म हो गया। सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन था वो खत्म हो गया, उस गैस का फॉर्म में CO2 बन गया। ठीक है, परमानेंट अल्टरेशन, इसमें क्या होता है, परमानेंट होता है अल्टरेशन उसके फॉर्म्स वगैरह में। जैसे H2O हुआ, अगर ये आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से गैस बन रहा है, ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं होता है, ये फिर इससे रिवर्स किया जा सकता है टेम्परेचर वगैरह घटा के फिजिकल मेथड से। लेकिन इसमें केमिकल चेंज में परमानेंट होता है। ठीक है, आ- आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन गया, दाल बन गई, क्या दाल से फिर से हम लोग वो बीन्स वगैरह निकाल सकते हैं? राजमा बन गया, राजमा से राजमा बीन्स निकाल सकते हैं, फिर से उसी स्टेट में ला सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है, क्या फिर से हम लोग नया आयरन उससे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ निकाल सकते हैं कुछ मेथड से, लेकिन क्या होगा, जो ऊपर की लेयर होगी ना वो हट जाएगी। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, जो गैसेस वगैरह NO2 NO3 वगैरह निकलती हैं जो गैसेस, क्या हम फिर से ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क क्या होता है, खट्टा हो जाता है कभी कभी, या उससे कर्ड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कर्ड से फिर हम लोग मिल्क बना सकते हैं? नहीं। रैपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह पक जाते हैं। आम जब पक गया, आम जब पक हो गया, पहले कच्चा था फिर पक गया, क्या फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर कच्चा कर सकते हैं? नहीं।
तो ये सब क्या हुए? केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, हमने पिछले स्लाइड में ये बात किया था कि हीट इवॉल्व होती है या हीट कंज्यूम होती है। अगर हीट कंज्यूम हुई तो उसे क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट निकलती है जिसमें, जिस रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिसे हमें देनी पड़ती है खुद से, उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। डिफरेंस समझ में आ गया? एंडो मतलब हम लोग खुद से देते हैं, ठीक है। एक्सो मतलब रिलीज होती है, रिलीज हो रही है। आगे बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अ केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कोई केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज अगर हो रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, उसका यूज करके कुछ लेटर्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूला, जिसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व में, ये सब उसमें शो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि वन वाटर मॉलिक्यूल H2O, फॉर्मूला वगैरह आप लोगों ने 9th क्लास में तो पढ़ ही लिया होगा। H2O होता है, इट डेमोस्ट्रेटेड एज one molecule of water is made of two ox two hydrogen and one ऑक्सीजन एटम। तो इसमें क्या होता है? ये जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है, इसमें क्या दिखा रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक ऑक्सीजन के एटम के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। इसमें क्या दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का एटम है और चार ऑक्सीजन के एटम है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसके आगे वन लिखा है तो वन मॉलिक्यूल हो जाएगा, टू लिखा है तो दो मॉलिक्यूल हो जाएगा, थ्री लिखा है तो थ्री मॉलिक्यूल हो जाएगा। हम लोग इसमें चेंजमेंट नहीं लाते हैं, ये जो लगा होता है ना इसके साथ, एटम के साथ लगा होता है, इसमें चेंजमेंट हम लोग नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते? क्योंकि इसका कंपोजिशन ये डिनोट करता है, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे तो ये नाम, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा पूरा। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ा है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। एक्सप्रेस एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला है CO2 का, ये ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और इनको जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, बीच में प्लस साइन लगा कर जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और बीच में एरो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। सिंबल आर यूज्ड टू डिनोट एलिमेंट लाइक रिएक्शन डायरेक्शन एंड द फिजिकल स्टेट। यहाँ पे ये गैस नहीं, ये सॉलिड होगा। ये गैस, ये फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड कार्बन था, ऑक्सीजन गैस थी और CO2 गैस मिली, ये फिजिकल स्टेट डिनोट कर रही है, ठीक है। और ये एरो क्या कर रही है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके करके ये बना रहे हैं, ठीक। तो जीन बेंगुइन फ्रेंच केमिस्ट थे,
इन्होंने पहले केमिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट की थी कब? 1615 में, 1615 में। ठीक। अब कैसी होती है, कैसी दिखती है, यहाँ पे बताया गया है। जनरल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, पिछली स्लाइड की बात की गई है। These equation give information of about the reaction in a simplified way. ये रिएक्शन को सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि दो रिएक्टेंट हुए ए प्लस बी, इन्हें क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और ये एरो लगाती है, एरो क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और सी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक। जैसे ये वेनिजर हुआ, एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वेनिजर क्या? एसिडिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करके एक साल्ट बना रही है, CO2 बना रही है और वाटर बना रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं अब केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई, तो आगे हम लोग क्या बोल करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। आगे चल के आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आएगी, तो उससे आसानी से बैलेंसिंग हो जाती है बड़ी बड़ी रिएक्शन। ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखो। दूसरा, एटम्स के नंबर को काउंट करो। दोनों साइड हमेशा सेम होने चाहिए एटम के नंबर्स। ठीक है। जितने रिएक्शन और उतने रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने पिछली क्लास से पढ़ा था, वो यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक एलिमेंट को एक समय पे बैलेंस करना है। ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग करते जाना है आगे वाले आने वाले एटम्स को। ठीक है। उसके बाद चेक करना है, एक दो बार चेक कीजिए कि वेरीफाई कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स आर सेम, लेफ्ट राइट में सेम है। ठीक है। सिंपली इफ नेसेसरी, इफ ऑल कोएफिशिएंट डिवाइड द कॉमन फैक्टर, सिंपली सिंप्लीफाई देम इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे कि CO2 था। ठीक है। तो इसको कोई कभी आ गया ऐसा C4O8 आ गया, तो इसको डिवाइड करो, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आओ। ठीक है। जैसे इसका हमें करना है बैलेंसिंग, Fe प्लस O2। 1 सेकेंड, ये पास पास इतना क्यों लिख दिया मैंने? Fe प्लस O2 आयरन, O2 मिलके क्या बना रहा है? Fe3O4। ये सिंपल बैलेंसिंग है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? दो तो पहले से थे, दो लगा देंगे तो 2 2 जा 4 हो गए। आयरन के कितने थे? 3। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? बैलेंस इक्वेशन। चलो चेक करते हैं। तीन आ, 3 आयरन का एटम इधर है, तो 3 इधर के भी होंगे। 2 2 4, 4 ऑक्सीजन के एटम इधर हुए, तो 4 इधर है कि नहीं है? हाँ है। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ठीक। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है। तो 5 टाइप्स की होती हैं। केमिकल सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन या उसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन या एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ही सिंपली बोल देते हैं। ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस बोलते हैं। कंबशन भी बोलते हैं। कंबशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पहली है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या कैसे होती हैं? जब दो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जनरली एलिमेंट होते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है।
यहाँ पे A प्लस बी क्या बना रहे हैं, ए बी। एग्जाम्पल 2H2O2 मिलके क्या बना रहे हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 के मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, A प्लस बी, ए बी। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक होता है, किसमें, एलिमेंट्स या फ्यू सिंपलर कंपाउंड, छोटे छोटे कंपाउंड में, या उस एलिमेंट में, डिफरेंट एलिमेंट में। जैसे ए बी, ए और बी में हो गया। उसका रिवर्स, जो पहली वाली रिएक्शन हमने पढ़ी ना, एडिशन, उसका रिवर्स है, उल्टा है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, वैसे मरकरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये मरकरी के एलिमेंट में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, O2 जो होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। एक से ज्यादा अगर एलिमेंट आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। वो ये सिंगल एटम है, इसे एटम बोलेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन चुका है, एक से ज्यादा एटम आ गए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करती है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड रहता है, एक एलिमेंट आता है उस कंपाउंड में, जो उसका दुश्मन रहता है या फिर वो जो उससे नीचे रहता है, एक्टिविटी सीरीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगर नीचे है तो उसको हटा देता है वहां से। जैसे कि ए बी सी है तो बी को हटा देगा, ये आएगा ये और सी के साथ कंपाउंड बना लेगा। जैसे NaCl हुआ, पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Na को हटा देगा, सोडियम को हटा देगा, तो क्या बना देगा, KCl बना देगा, क्योंकि KCl ज्यादा स्टेबल है NaCl की कंपैरिजन में। स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करती है। ठीक है, हमेशा हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं। आप भी लाइफ में चाहते हो कि मैं सेटल हो जाऊं, ये कि स्टेबल हो जाऊं। वैसे कंपाउंड का भी केस चलता है। क्लोरीन आया, NaBr था, अब जरूरी नहीं है पहले वाले एटम को ही हटे। क्लोरीन आया, Br था पहले से, ब्रोमीन था, यहाँ आया, ब्रोमीन को हटा दिया, क्लोरीन खुद ऐड हो गया सोडियम के साथ। ये स्टेबल होता है इनकी, इसकी कंपैरिजन में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है ना, ये आपस में भाईचारा होता है दोनों का, दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं, भाईचारा होता है। और इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, AgNO3 NaCl थे, आए आपस में रिएक्शन किए। ठीक है, रिएक्शन किए, AgCl के साथ चला गया, NaNO3 के साथ चला गया, सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया। AgCl और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अदला बदली। डिस्प्लेसमेंट में हटा देता है। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए आया, बी को हटा दिया, ए प्लस बी, सी में से बी को हटा दिया। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए भी अपने साथ कुछ लेके आता है। ठीक है, तो बी को दे देता है और अपना खुद सी के साथ हो लेता है। ठीक है, आगे बात, ध्यान देना। अब ये थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग का वन शॉट है। ठीक है, फास्ट चलना होगा ताकि 30 मिनट के अंदर आप लोग रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर को। और डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपके चैप्टर में ये बोला गया, लॉज ऑफ हाइड्रोजन जब होता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो गेन हुआ, मिला, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर लॉस हुआ ऑक्सीजन का, उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, और
उसका दूसरा नेचर होता है, दूसरा प्रॉपर्टी होती है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ बोलेंगे हम लोग, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब इसी का उल्टा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का गेन होता है। हाइड्रोजन का गेन होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, उसे रिडक्शन बोलते हैं। ये शायद आपके चैप्टर में है नहीं, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब उसका उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो किसका लॉस होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक, आई बात समझ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, दो टॉपिक आता है आपके चैप्टर के लास्ट में, कोरोजन का, और एक आता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, रेंसिडिटी। कोरोजन पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच रिफाइंड मेटल आर ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपको किसके टर्म में पढ़ना है, और रस्टिंग के टर्म में पढ़ना है, ठीक है। रस्टिंग मतलब क्या, आयरन नेल होती है, उसे जंग खा जाती है, लोग बोलते हैं ना जंग खा गई, उसे रस्टिंग हो गई है, इसके टर्म में कोरोजन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आयरन जो होता है, कभी आयरन हम खुले में छोड़ देते हैं, ये वाटर का मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, और ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, उसको साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, FeO H2O बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो आयरन का वो ऊपर वाला हिस्सा खराब हो जाता है, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड बन जाती है, ऑकर्स कब होती है ये, जब बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन ऑन आयरन, ठीक है। कोरोजन इज कॉमनली रिगार्डेड एज अ बैड फिनोमेना, एक खराब फिनोमेना बोला जाता है, ठीक है। इट सिंस इट कंप्राइजेस द मेटल्स गुड कैरेक्टर, compromises the character metal good characteristics, जो मेटल की या आयरन की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उस पे ये धप्पा है एक तरीके से। आयरन की जगह लोग तभी एल्युमिनियम वगैरह का यूज करने लगे हैं, ठीक है, रस्टिंग से बचने के लिए। ये आयरन की नेल को वगैरह, नेल वगैरह को ऐसे छोड़ दो तो उसमें रस्ट जम जाते हैं, आयरन खराब होने लगता है, ठीक है। इसके लिए तो इसमें ऑयलिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, ताकि इसमें रस्ट ना लगे, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के का प्रेजेंस इसके पास ना हो, ठीक है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए डिफरेंट मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्रीसिंग वगैरह की कर दी जाती है, ठीक है। ग्रीसिंग हो गया आपका, ऑयलिंग हो गया, ये सब मेथड होते हैं इसको रस्टिंग से बचाने के लिए। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन द फूड दैट कॉज द फूल ऑर्डर एंड फ्लेवर, इसका टेस्ट और स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है, किसकी, जब कोई भी जैसे कि घर में कोई भी चीज जो ऑयल और फैट से मिलके बनी हुई होती है, ऑयल और फैट जिसमें प्रेजेंट होता है, वो कुछ समय बाद खराब हो जाता है, ठीक है। उसमें से स्मेल गंदी सी आने लगती है, फ्लेवर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। When unsaturated component of fatty acid are exposed to sunlight, they can break down
into ester, volatile aldehyde, ketones, alcohol and हाइड्रोकार्बन साउंड फुल स्मेल। तो ये जब क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो कंपोनेंट होते हैं ऑफ फैटी सब्सटेंस, ये सनलाइट के जब एक्सपोजर में आते हैं ना, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं, वोलेटाइल एल्डिहाइड बना लेते हैं, कीटोन्स, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं, जिससे हम उनका ऑर्डर वगैरह, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक, सिंपल सी बात है। घर में हम लोग बोलते हैं खाना बासी हो गया है, ऐसा बोलते हैं, बासी हो गया है। तो यही चीज होती है, वो रेंसिडिटी का की कॉज होता है। ब्रेड पे देखोगे कभी कभी उस पे हरे हरे लग जाते हैं, उससे फंगस लग जाते हैं, वो खराब हो जाता है एक तरीके से। दाल वगैरह रात की रखी रहती है, सब्जी वगैरह रात की रखी रहती है, सुबह लोग देखते हैं उसमें से कुछ स्मेल आती, बोलते खराब हो गया, इसके बाहर फेंक दो। ठीक है, रेंसिडिटी वही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ that is followed by balancing of chemical equation। कौन सा लॉ होता है जिससे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को? हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों होती है? चलो हिंट देता हूँ, क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वो लॉ था, आपकी बुक में भी है, इस चैप्टर में भी है। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस करनी है, सोडियम प्लस, आया हुआ क्वेश्चन है, H3O NaOH प्लस H2। देखते हैं, बैलेंस करनी है, देखें पहले तो काउंट कर लें अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसको काउंट करते हैं नंबर, सोडियम एक, हाइड्रोजन तीन, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस्ड है, इसे और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेना, कभी कभी इक्वेशन बैलेंस दिया रहता है। और ये आपका होमवर्क, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, HW करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बने मिले और आगे के ऐसे ही आपके साथ मैं बना रहूं और ये वन शॉट मैं अपलोड करता रहूं। ठीक, थैंक यू।